Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 10th of chapter 2 Trading of Capital Market Module for class 12. तो ये पार्ट 10th है। इसके पीछे हम 9 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ चुके हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पार्ट्स कितने बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए चैप्टर बहुत लंबा है और क्योंकि आपको बोरियत ना फील हो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 10th है। हमने अपने पार्ट 9 में जो बात करी थी वो हमने बात करी थी सर्किट ब्रेकर, प्राइस बैंड क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है अगर आपको याद हो तो, टाइम कंडीशन जिसमें हमने डे और आईओसी क्वांटिटी कंडीशन, प्राइस कंडीशन, ऑर्डर मॉडिफिकेशन जैसे टॉपिक्स को हमने कवर किया था। और अगर आपने वो अगर 9th वीडियोस अगर जितनी भी हैं 9 वीडियोस अगर आपने वो नहीं देखी हैं उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा क्योंकि अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि हमें आज क्या करना है तो आज हम करेंगे ऑर्डर कैंसिलेशन। ठीक है, ऑर्डर कैंसिलेशन मतलब कि ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से हम पूरा पढ़ेंगे आज और आज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर कैंसिलेशन जो फंक्शनैलिटी है वो कब अवेल की जा सकती है, जब या देखो ऑर्डर कैंसिलेशन फंक्शनैलिटी कैन बी परफॉर्म्ड ओनली फॉर ऑर्डर्स विच हैव नॉट बीन फुली और पार्शियली ट्रेडेड। मतलब जो ऑर्डर फुली और पार्शियली ट्रेडेड है, मतलब या फिर फुली ट्रेडेड नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से ट्रेडेड नहीं हुआ, या फिर मतलब आधे, बात एक ही है कि जो आधे ट्रेड मान लो कि आधे ट्रेड हो गए आधे ट्रेड नहीं हुए, तो जो ट्रेड नहीं हुए उनको आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो अभी ऑर्डर है। क्योंकि अगर ऑर्डर मैच हो जाता है तो वो ट्रेड बन जाता है, जब वो मैच नहीं हुआ तो अभी वो ऑर्डर ही है। तो आप ऐसे ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हो एंड ओनली ड्यूरिंग मार्केट आवर्स और इन प्री ओपन पीरियड। और आप कब कैंसिल कर सकते हो, जब मार्केट आवर चल रहा है। ऐसा नहीं रात के 10 बजे मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने कुछ ऑर्डर कैंसिल कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मार्केट आवर चल रहे होंगे तो आप कैंसिल कर सकते हैं। और अपना प्री ओपन पीरियड में, जो प्री ओपन जो फेज होता है, जब हमने नीट के जब फेजेस पढ़े थे तो हमने पढ़ा था प्री ओपन फेज, तो उसमें जो है हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है सिंगल ऑर्डर कैंसिलेशन। सिंगल ऑर्डर कैंसिलेशन ट्रेडिंग आवर में ही हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक जो सिंगल ऑर्डर है उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्विक ऑर्डर कैंसिलेशन में क्या होता है कि उस पर क्विक मतलब कि तेजी से क्या होता है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंगल ऑर्डर कैंसिलेशन इनेबलिंग अ यूजर टू कैंसिल मल्टीपल, मतलब कि वो मल्टीपल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स को एक ही बार में कैंसिल कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन फॉर डिसेबल्ड मेंबर्स। ऑर्डर कैंसिलेशन फॉर डिसेबल्ड मेंबर मतलब कि मान लो कि कोई एक्सचेंज ने किसी मेंबर को सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन से पहले अगर उसने जो ऑर्डर्स थे जो कि उसके पेंडिंग है, तो जितने भी ऑर्डर्स बचेंगे जैसे ही वो बंदा अगर सस्पेंड होता है तो एक्सचेंज उसको इमीडिएटली जो सिस्टम है वो उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो डिसेबल मेंबर के जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब बात आती है ऑर्डर मैचिंग की। तो ऑर्डर मैचिंग में क्या है, द बाय एंड सेल ऑर्डर्स आर मैच्ड ऑन बुक टाइप, सिंबल, सीरीज, क्वांटिटी एंड प्राइस। इन सब चीज़ों को देखा जाता है ऑर्डर को मैच कराने के लिए। अब आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है प्री ओपन मैचिंग पीरियड प्रायोरिटी। प्री ओपन मैचिंग प्रायोरिटी मतलब कि मैचिंग से प्री ओपन जो प्रायोरिटी होती है उसकी बात करेंगे कि ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि इस प्राइस पे ओपन होगा। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म। मतलब कि किस शेयर की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसी के हिसाब से डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म चेक करके एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला जाता है, जिस पर कहा जाता है कि अब ये वाली इस दिन में ये वाली सिक्योरिटी इस प्राइस पर बिकेगी। ठीक है ना, आप लोगों को भी लगता होगा कि मान लो जैसे मैंने आज मैंने अपना ये सिस्टम, आप तो नहीं खोलोगे पर जैसे आपको कभी लगा होगा कि जो पहला प्राइस होता है वो क्या प्राइस होता है, मतलब जो लास्ट का जो प्रीवियस प्राइस होता है, उस तरीके से डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म को यूज करके इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला जाता है जिस पर नेक्स्ट डे का मार्केट प्राइस रहता है वो। ठीक है, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द मैक्सिमम वॉल्यूम इज एग्जीक्यूटेबल। देखिए पहला केस तो ये है, मान लो कि मार्केट में सिर्फ 10 ही सिक्योरिटी है। ठीक है, अब एक का प्राइस है एक प्राइस है 100 रुपी। अब जो 10 सिक्योरिटी थी उसमें से 5 सिक्योरिटी 100 रुपीज़ पर ही बिक गई। तो क्या होगा, अगर ऐसा केस है तो जो इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो कौन सा प्राइस हो जाएगा, जिस पर मैक्सिमम वैल्यूम जिस पर मैक्सिमम वॉल्यूम बिका है। ठीक है, मैक्सिमम संख्या में जिस पर शेयर जो जिस प्राइस पर बिका है वो वाला जो प्राइस होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इन केस more than one price meets the said criteria, the equilibrium price is the price at which there is minimum unmatched order quantity। मान लो कि अगर एक से ज़्यादा, अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 10 सिक्योरिटी थी। ठीक है, एक प्राइस चल रहा था 100 रुपये, एक चल रहा था 200 रुपये, एक था 50 रुपये। 100 रुपये पे बिके 4 शेयर, 200 रुपये पे बिक गए 4 शेयर। तो अब किसको ले, है ना, और समझ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे कि जो मिनिमम जिस पर सिक्योरिटी बिकी है
जिस प्राइस पर, जैसे कि 50 है तो मान लो 50 पर सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी बिकी, 10 में से 4 200 पे बिक गई, 400 पे बिक गई, 2 बची जो वो 50 पे बिक गई, तो वो जो 50 वाला जो प्राइस है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर मिनिमम अनमैच्ड ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इस तरीके से इन केस मोर देन वन प्राइस हैज़ सेम मिनिमम ऑर्डर अनमैच्ड क्वांटिटी, मतलब इन केस मोर देन वन प्राइस हैज़, अगर मान लो कि अब यही वाला जो केस है कि एक ही प्राइस पर सबसे कम ऑर्डर मैच हो रहा है। अब अगर इसी को लेते हैं, अगर 10 वाले एग्जाम्पल को, तो मान लो कि 100 पर 3 बिके, 200 पर भी 3 बिक गए, और मतलब 50 पर भी बिक रहे हैं 2, और ऐसे ही हो रहा है। तो क्या होगा कि जो मिनिमम, जो इन केस द वन प्राइस, मतलब कि एक प्राइस पे मिनिमम क्या है हमारा 2, तो एक ही प्राइस पे अगर 2 ऑर्डर जा रहा है कि बचा 6, 100 में 100 रुपये में 3 चला गया, 200 रुपये में 3 चला गया, बचे 4, ठीक है। तो अब जो है जो 50 पर एक प्राइस मान लो 50 है, एक प्राइस है 75, इस पर 2 जा रहा है, तो क्या होगा कि ये प्राइस भी सेम नहीं है और इस पर क्वांटिटी मैच जो हो रही है वो सेम हो रही है। तो क्या होगा कि तो जो इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो प्राइस क्लोजेस्ट टू द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, और तो फिर क्या प्राइस रखा जाएगा कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है, जिस प्राइस पर प्रीवियस डे पे उस मार्केट उस सिक्योरिटी में एकदम जो लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस है उसे कहते हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। तो इस तरीके से उसको प्राइस नेक्स्ट डे का प्राइस रखा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार दोबारा सुनेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो इसको वीडियो को पीछे करके आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैचिंग प्रायोरिटी देखते हैं, आपकी किस बेसिस पर मैच होता है। ऑर्डर मैचिंग पढ़ रहे हैं ना, तो किस बेसिस पर, अभी हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर का प्राइस कैसे आता है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से बेसिस पर मैचिंग होती है। द बेस्ट सेल ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द लोएस्ट प्राइस। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो सेल ऑर्डर होता है, सेल ऑर्डर जो बेस्ट होता है वो लोएस्ट प्राइस पर होता है। मान लो कि कोई बंदा एक ही बॉटल है, उसको एक बंदा आपके सामने 10 रुपये में बेच रहा है और एक वही दूसरा बंदा आपको उसको उसी सेम बॉटल को 5 रुपये में बेच रहा है। तो आपके लिए जो खरीदने वाला जो बेचने वाला जो प्राइस है वो आपके लिए कौन सा अच्छा है, मतलब जो लोएस्ट है, जो बायर को फायदा दे रहा है एक तरीके से, ठीक है। अ बेस्ट बाय ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस। आपके लिए जो खरीदने वाला प्राइस है, अब जो दुकानदार जो 2 बेच रहे हैं, एक 10 में बेच रहा है, एक 5 में बेच रहा है, तो जो बंदा कह रहा है कि मैं 10 में खरीद लूंगा, वो वाला जो प्राइस है वो बाय ऑर्डर है, वो बेस्ट बाय ऑर्डर है, क्योंकि वो हाईएस्ट है, ठीक है। द अनमैच्ड ऑर्डर्स आर क्विड इन द सिस्टम फॉर फॉलोइंग प्रायोरिटी। जो अनमैच्ड ऑर्डर होते हैं वो लगे रहते हैं लाइन में, सिस्टम में, इन प्रायोरिटीज़ को देखने के लिए, कि मतलब बाय प्राइस देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल को समझते हैं। अ बाय ऑर्डर विद अ हायर प्राइस गेट्स अ हायर प्रायोरिटी एंड सिमिलरली अ सेल ऑर्डर विद अ लोअर प्राइस गेट्स अ हायर प्रायोरिटी। मतलब कि जो बाय ऑर्डर होता है वो वाले उस बाय ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाती है जिसका प्राइस हायर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है 100 शेयर एट ₹35 एट द टाइम 9:30, 9:30 पर एक ऑर्डर आया है, एंटर किया है मार्केट में कि 100 शेयर खरीदेंगे हम, बाय ऑर्डर है ना, 100 शेयर खरीदेंगे 35 रुपये पे। दूसरा ऑर्डर है 500 शेयर खरीदेंगे 35.05 रुपये पे एट 9:43। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, बाय प्राइस, यहाँ पे प्राइस के बेसिस पर देखा जा रहा है कि जो बेस्ट जो प्राइस है उस पर हम ट्रेड करेंगे 35 रुपये 5 पैसे पर, ठीक है। तो इसको देखा जाएगा, ये है प्राइस का बेसिस। अगर टाइम की बात करें तो टाइम में अगर बात करें तो देखिए जो जल्दी, क्योंकि टाइम की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइस होता है वो सेम होता है। तो जो ऑर्डर मार्केट में पहले एंटर करेगा, जैसे कि ये वाला जो ऑर्डर है 9:30 पर आया है, ये 9:35 पर आया है, तो जो 9:30 वाला जो ऑर्डर है वो पहले प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। बाय प्राइस और बाय टाइम का क्या इशू है, क्या चलता रहता है, इसका समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए रेगुलर लॉट मैचिंग करते हैं। अब रेगुलर लॉट का मैचिंग का क्या मतलब है, इफ द कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ वन और मोर मैचिंग ऑर्डर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेगुलर लॉट बुक इज इक्वल टू और मोर देन द क्वांटिटी ऑफ एक्टिव ऑर्डर। मतलब क्या कह रहा है, अगर कंबाइंड क्वांटिटी जो कि रेगुलर लॉट बुक में ऑपोजिट है, मान लो कि रेगुलर लॉट बुक में कोई 50 शेयर है, 50 या 60 शेयर है, और एक एक्टिव ऑर्डर आता है 40 ऑर्डर का, तो क्या होगा, वो कंप्लीटली ट्रेड हो जाएगा, और वो 10 शेयर जो पहले से पड़े हैं कि वो तो पैसे वो तो और भी बच जाएंगे, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, दोबारा समझिए कि रेगुलर लॉट बुक में ऑलरेडी 60 ऑर्डर पड़े हुए हैं कि हम एक तरीके से, एक्टिव ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वो सेल का भी हो सकता है, वो बाय का भी हो सकता है। मान लो वो बाय का है तो किसी ने सेल का ऑर्डर डाल रखा है कि मैं अपने 60 जो ऑर्डर है 60 जो शेयर है वो बेचूंगी, तो मैंने 60 डाल रखे। अब एक्टिव ऑर्डर उधर से आया 40 का,
तो क्या होगा कि उसी वक्त जो 40 जो ऑर्डर है, जो उस बंदे ने प्लेस किया ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है वो तुरंत ही कंप्लीटली वो ट्रेड हो जाएगा, और जो 20 है वो दूसरा कोई एक्टिव ऑर्डर आएगा तो उसके साथ ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। If the combined quantity of one or more matching orders on the opposite side of regular lot book is equal to or less than the quantity of active order, the active order is partially traded। अब मान लो, अब इसी केस को उल्टा लेते हैं कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किए, मैंने लगाया कि भाई मुझे 40 शेयर बेचने, अब जो एक्टिव ऑर्डर जो उधर से आ रहा है वो बाय ऑर्डर आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे 50 शेयर खरीदने, तो क्या होगा, उसके कुछ ही ट्रेड, जो कुछ ही ऑर्डर है वो ट्रेड में बदल पाएंगे, मतलब जो उनका ट्रेड हो पाएगा, और जो बायर, जिसने भी, जो बायर था उसके 10 जो शेयर है, 10 जो ऑर्डर अभी भी वो ट्रेड नहीं हुए, वो तो अगर कोई दूसरा, अगर कोई सेल ऑर्डर आता है मार्केट में एक्टिव ऑर्डर, तो उसके संग वो ट्रेड हो जाएगा। ओके, if after trading any quantity is left untraded, the order is added to regular lot book in the price time priority। और अगर देखिए, ये जो मैंने आपको दूसरा वाला एग्जांपल दिया, मान लो इसी को लेके चलता है कि मैंने बोला था कि मैं 40 शेयर बेचूंगी, दूसरे बंदे ने कहा कि मैं 50 शेयर खरीदूंगा। अब क्या हुआ, उसके तो 40 ही बिकेंगे ना, 40 ही खरीद पाएगा, क्योंकि मैं तो 40 ही बेच रही थी। ठीक है, तो इमीडिएटली तो अगर कोई ऑर्डर होगा तो उससे प्लेस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो 10 ऑर्डर उसके बचे हुए हैं ट्रेड होने के लिए। तो अगर मार्केट में कोई भी बंदा 10 ऑर्डर नहीं बेच रहा है तो क्या होगा, मतलब अगर 10 से कम बेच रहा है तो जितने भी कम होंगे, अगर 7 बेच रहा है तो 7 हो जाएंगे, तो जो भी बचेगा, जैसे मान लो 3 ही बचे हैं, 7 और किसी दूसरे बंदे से ट्रेड हो गए, तो वो जो तीन ऑर्डर जो बचे हैं उनका क्या होगा, वो रेगुलर लॉट बुक में जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब वो वेट करेंगे कि अगर कोई एक्टिव ऑर्डर आएगा बेचने वाला 3 ऑर्डर, तो हम उससे खरीद लेंगे। ठीक है, The orders with the IOC attribute try to match maximum possible quantity after they are entered। मतलब जो अगर किसी ऑर्डर के साथ हमने IOC का एट्रीब्यूट लगा दिया, IOC मतलब इमीडिएट और कैंसिलेशन, मतलब कि इमीडिएट और कैंसिल होगा, इमीडिएट है तो ट्रेड हो जाए या फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी जैसे ही ऑर्डर जाता है IOC एट्रीब्यूट के साथ, वो तुरंत कोशिश करता है कि पॉसिबल क्वांटिटी, मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी ट्रेड कर पाए। ठीक है, और जो ट्रेड हो जाता है वो वेल एंड गुड, और जो ट्रेड नहीं होता वो क्वांटिटी जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। दी ऑर्डर्स विद DQ एट्रीब्यूट, DQ मतलब डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में हमने पीछे क्या पढ़ा था कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके मैच हो जाती है। तो जैसे कि जब हमने एग्जांपल लिया तो क्या दिया था कि हमने एक बार में 10,000 शेयर मान लो मैंने खरीदने के लिए लगाए, तो वो क्या होगा, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 2000 2000 2000 2000 2000। ठीक है, 2000 2000 करके वो बिकेंगे, इतने ही मार्केट को एक बार में दिखेंगे। द ऑर्डर्स विद DQ एट्रीब्यूट डिस्क्लोज ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल ऑर्डर क्वांटिटी टू द मार्केट। ठीक है, समझ में आई कि वो क्या करेंगे, जो टोटल ऑर्डर है उसका सिर्फ एक पार्ट, उसकी क्वांटिटी का एक पार्ट ही शो करेंगे मार्केट में खरीदने या बेचने के लिए। ओके, एन एक्टिव ऑर्डर विद डिस्क्लोज्ड कंडीशन ट्राइज टू मैक्सिमाइज द क्वांटिटी एज पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ द डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। जो एक्टिव ऑर्डर होता है डिस्क्लोज्ड कंडीशन के साथ, वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो ट्रेड हो जाए। ठीक है, और सिंगल ट्रेड टेक्स प्लेस फॉर अ क्वांटिटी मोर देन अ डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे हमारा है स्टॉप लॉस मैचिंग। स्टॉप लॉस मैचिंग में कैसे होता है, अभी हमने पढ़ा रेगुलर लॉट मैचिंग, मतलब कि रेगुलर लॉट बुक में ऑर्डर कैसे मैच होते हैं, रेगुलर लॉट मार्केट में कैसे ऑर्डर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टॉप लॉस जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी कैसे मैचिंग होती है। पहले तो ये बताइए, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर याद है? मैंने क्या बताया था, स्टॉप लॉस ऑर्डर 2 तरीके से होता है, मतलब कि उसकी 2 लिमिट होती है, एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक लिमिट प्राइस होता है। ठीक है, अभी हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको आपको समझना है। ठीक है, चलिए, ऑल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंटर्ड इनटू द सिस्टम आर स्टोर्ड इन द स्टॉप लॉस बुक। जितने भी स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में आते हैं वो स्टॉप लॉस बुक में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि अभी वो ट्रेड अगर नहीं हो सकते तो वो स्टॉप लॉस बुक में बैठ जाएंगे। और कुछ 2 प्राइसेस होते हैं उस पर। ठीक है, एक तो होता है ट्रिगर प्राइस, एक होता है लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर ऑर्डर ट्रिगर होता है। मान लो जैसे कि अब मैंने जब स्टॉप लॉस आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझा दिया था, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, मान लो कि बाय ऑर्डर अगर मैं लगा रही हूँ तो बाय ऑर्डर में मेरा रहता है कि तुम भाई देखो भाई 90 से शुरू करना खरीदना और 100 पर आकर रुक जाना। मतलब क्या है इसका कि बाय ऑर्डर में जो ट्रिगर प्राइस होता है, ये वाला जो पहला है ये ट्रिगर प्राइस है, और ये जो दूसरा है ये लिमिट प्राइस है। जो ट्रिगर प्राइस है वो छोटा होता है, और जो लिमिट प्राइस है वो बड़ा होता है कि मेरा ऑर्डर जो है वो 90 से खरीदना शुरू करना और 100 पर आकर रुक जाना। ठीक है, और अगर सेल की बात करें तो यहीं पर क्या होता है, ट्रिगर यहीं पर रहता है, लिमिट यहीं पर रहता है, बट ये जो प्राइस है ये ऐसे हो जाता है, ये जो है इधर ज़्यादा हो जाता है इधर कम हो जाता है। कि जो सेल वाला जो सेलर है वो क्या बोलेगा कि जो मेरा ऑर्डर है उसको 100 रुपये पे बेचना शुरू करना, कि अगर 100 में खरीदे कोई बेच देना, 99 में खरीदे, 98 में खरीदे, 97 में, 95 पे, 96 पे, 97, 95, 94, 93, 92, 91, बट 90 से नीचे मत बेच देना वरना मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया।
क्या है ये ट्रिगर प्राइस और ये लिमिट प्राइस, ठीक है। चलिए, इट इज़ द प्राइस एट विच द ऑर्डर गेट्स ट्रिगर्ड फ्रॉम द स्टॉप लॉस बुक। अब देखो, क्योंकि जब मैंने बाय का बताया आपको तो मैंने क्या बोला कि 90 से 100 है, ट्रिगर प्राइस कितना था बाय ऑर्डर में, 90 था। अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 88 85, ठीक है। तो अभी जो अगर मैंने कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला तो वो मार्केट में बैठा रहेगा। जैसे ही ऑर्डर का जो मार्केट प्राइस है वो 90 या फिर 91 92 मतलब 90 से अबव जैसे एक्सीड करेगा उसके ट्रिगर प्राइस से, वैसे ही वो क्या होगा, वैसे ही जो स्टॉप लॉस बुक में जो ऑर्डर था वो ट्रिगर हो जाएगा और वो अपना मैच ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। चलिए, अब आगे आ जाते हैं लिमिट प्राइस पे। लिमिट प्राइस क्या है? इट इज द प्राइस फॉर ऑर्डर्स आफ्टर द ऑर्डर्स गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम द स्टॉप लॉस बुक। लिमिट प्राइस मतलब कि मैंने आपको बता दिया जहां पर वो रुक जाता है, कि अगर हम सेल का लें तो मैंने क्या बोला था, 100 से 90 तक देखना, कि अगर 100 से 90 के बीच में अगर कोई ऑर्डर खरीद सकता है ये वाला शेयर तो बेच देना उसको, और अगर नहीं खरीदे तो लिमिट कर देना 90 पर तो हम रुक जाना, ठीक है। ये होता है लिमिट प्राइस। अब द स्टॉप लॉस कंडीशन इज मेट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब कुछ उसके सर्कमस्टांसेस है। सेल ऑर्डर में देखिए, सेल ऑर्डर में क्या है, इसमें ये जो चीज़ है ना ये जरूरी है, फॉल्स बिलो। जैसे ही जो ट्रिगर प्राइस है, अ सेल ऑर्डर इन द स्टॉप लॉस बुक गेट्स ट्रिगर्ड व्हेन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस इन द नॉर्मल मार्केट रीचेज और फॉल्स बिलो द ट्रिगर प्राइस ऑफ द ऑर्डर। देखो, जैसे ही, क्योंकि हमारा क्या रहता है, जब हम सेल ऑर्डर कर रहे होते हैं तो हम सेल में कैसे लगाते हैं कि 100 से 90 पे, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो अगर जो प्राइस चल रहा था मार्केट में, मान लो कि अगर वो चल रहा था, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, पहले मान लो कि 120 130 ऐसे करके कुछ चल रहा था, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही वो नीचे आना शुरू करेगा, 130 जैसे ही उस पर अभी चल रहा है, जैसे ही वो 100 पर आना शुरू करेगा, 25 होगा, 20 होगा, 115 होगा, 100 होगा, है ना। जैसे ही वो 100 पर आता है, वैसे ही वो जो ऑर्डर जो हमने सेल ऑर्डर जो डाला है वो ट्रिगर हो जाएगा और वो अपना मैच ढूंढना, बाय ऑर्डर का जो मैच ढूंढना है वो शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है, फॉल्स बिलो का क्या मतलब है, जैसे ही ट्रिगर प्राइस से नीचे जो प्राइस अगर जाने लगेगा तो जो सेल ऑर्डर है वो अपना प्राइस, जो अपना मैच है उसे ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर बाय ऑर्डर की बात करें तो बाय ऑर्डर में एक्सीड, ठीक है, या तो जो क्वांटिटी उसको प्राइस जो है उससे रीच कर जाए या फिर एक्सीड कर जाए। मैंने क्या बोला कि जो 90 से 100 में हम बाय ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर कम चल रहा होगा तो देखो, तो क्या करेगा, 90 पे पहुंचेगा या 90 से बढ़ेगा, या तो 90 पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल 90 हो गया, या फिर 91 92 93 94 टिल टू अप टू 100। अगर इतने तक जाता है तो क्या करेगा, वो अपना मैच ढूंढना शुरू कर देगा। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दी है, ठीक है। चलिए, when a stop loss order with IOC condition enters the system, the orders are released in the market after it is triggered। जैसे ही स्टॉप लॉस ऑर्डर IOC कंडीशन में एंटर करता है सिस्टम में, तो वो तुरंत ही द ऑर्डर इज रिलीज इन द मार्केट, वो तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। वंस ट्रिगर, और जैसे ही वो ट्रिगर होता है वो अपना जो ऑर्डर है वो स्कैन करना शुरू कर देता है, और दूसरा जो अपना काउंटर पार्टी का जो काउंटर मैच, एक तरीके से अगर कोई सेल ऑर्डर लगाए तो बाय ढूंढना शुरू कर देगा, बाय लगाए तो सेल खरीदना मैच उसका ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑक्शन मैचिंग पे। ऑक्शन मैचिंग क्या होती है, जब मैं स्टार्ट करी थी चैप्टर को तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको पढ़ेंगे कि ऑक्शन मैचिंग क्या होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑक्शन में बेसिकली जहाँ पे बोली लगती है उस तरीके का मार्केट होता है, ठीक है। यहाँ पर पहले आप इसको समझने पहले आप 3 चीज़ें समझिए कि क्या है कि ऑक्शन जो मार्केट होता है वहाँ पे 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, 3 पार्टिसिपेंट होते हैं। एक होता है इनिशिएटर। इनिशिएटर जो होता है वो ऑक्शन को इनिशिएट करता है, वो ऑक्शन को शुरुआत करता है। वो कौन कौन हो सकता है, वो एक्सचेंज हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। ऑक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर, मान लो कि मैं हूँ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज तो एक बॉडी है ना, उसमें किसी बंदे ने मान लो लगाया, तो कंप्यूटर से जा रहा है कि हम कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो बेचने वाला जो ऑर्डर है वहीं पे कॉम्पिटिटर की, मतलब कि आज हम सेल करेंगे इस पर ऑक्शन मार्केट में। तो जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करेंगे, वो अपना जब उनका कॉम्पिटिटर पीरियड आएगा तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी तरीके के ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे, वो भी सेल के ही ऑर्डर लगाएंगे, मतलब कि एज सेम एज द एक्सचेंज ऑर्डर, मतलब कि एक्सचेंज ने जो लगाया है सेम उसकी तरह करेंगे। तीसरा होता है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर कौन होते हैं, जो कि काउंटर पार्टी होते हैं, एक तरीके से जो इनिशिएटर ने जो ऑर्डर लगाया, अगर इनिशिएटर ने बोला कि हम सेल करेंगे तो जो सॉलिसिटर जो लोग होते हैं वो बाय करते हैं, और अगर उसने बोला, एक्सचेंज ने बोला कि हम बाय करेंगे, हम खरीदेंगे, तो जो सॉलिसिटर होंगे वो बेचने वाले होंगे। आपको इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे सॉलिसिटर पीरियड है, तो ये जब आएगा तो आपको बात समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये मोटी मोटी बात समझा दी, ठीक है।
चलिए, ऑल ऑक्शन ऑर्डर्स आर एंटर्ड इनटू द ऑक्शन ऑर्डर बुक. The rules for matching of auctions are similar to that of the regular lot book except for the following points. देखिए, जो ऑक्शन मैचिंग है वो भी रेगुलर लॉट बुक की तरह ही होती है, बट उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं. अब वो कौन से चेंजेस होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार. ऑक्शन ऑर्डर मैचिंग टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द सॉलिसिटर पीरियड फॉर द ऑक्शन. मान लो कि एक ऑक्शन लगाया, इनिशिएटर ने, एक्सचेंज ने बोला कि हम सेल करेंगे, कॉम्पिटिटर भी आए, उनने भी बोला हम सेल करेंगे. उसके बाद सॉलिसिटर पीरियड आया, सॉलिसिटर पीरियड में जो बायर थे वो आ गए. अब देखिए, अब मार्केट में एंटर कर चुके हैं सेल के ऑर्डर भी और बाय के ऑर्डर भी, तो सॉलिसिटर पीरियड खत्म होने के बाद ही मैचिंग होती है. जबकि रेगुलर लॉट जो मार्केट होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता. जैसे ही एंटर करता है, अगर कोई पैसिव ऑर्डर ऑलरेडी है तो उससे क्वांटिटी ट्रेड हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिसिटर पीरियड है, उसके खत्म होने के बाद ही ऑक्शन में मैचिंग होती है. ऑक्शन मैचिंग टेक्स प्लेस ओनली अक्रॉस ऑर्डर्स बिलोंगिंग टू द सेम ऑक्शन. मतलब जब हम रेगुलर लॉट में करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अगर 100 का प्राइस लगाया था, मतलब 100 ऑर्डर अगर मैंने बेचे, खरीद रही हूँ अगर मैं, तो एक ही बंदे से मुझे 100 खरीदना है, ऐसा नहीं है ना. और सेम भी कुछ नहीं होता. तो यहाँ पर बट अगर ऑक्शन मैचिंग में देखें तो यहाँ पे सेम ऑक्शन, जो सेम ऑक्शन अगर पार्टी है उसी से हम मैच कर सकते हैं, उसी से हम ऑर्डर अपना बेच सकते हैं. ठीक है, ऑल ऑक्शन ट्रेड टेक्स प्लेस एट ऑक्शन प्राइस. जितने भी ऑक्शन जो ऑर्डर होते हैं वो कहाँ मतलब ऑक्शन के प्राइस पर ही वो बिकते हैं. ठीक है, आप वैलिडेशन चेक पे आ जाते हैं. Validation check. While matching orders, the system performs the validation check. If the participant of any of the order is suspended, the trade does not go through. Validation check भी होता है, जैसे while जब मैचिंग ऑर्डर हो रही होती है तो सिस्टम वैलिडेट करता है, मतलब वो वैलिडेशन चेक करता है कि कितना वैलिडेट है या नहीं है. तो जो पार्टिसिपेंट है उसका अगर ऑर्डर, इफ द पार्टिसिपेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑर्डर इज सस्पेंडेड, मान लो कि कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जैसे कि अगर ट्रेडिंग मेंबर है उसको सस्पेंड कर दिया गया और फिर भी ऑक्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसका जो ट्रेड है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो ट्रेड नहीं हो पाएगा. ठीक है, आगे आ जाते हैं इंटरनेट ब्रोकिंग पे. अभी इंटरनेट ब्रोकिंग क्या है? सी, इंटरनेट ब्रोकिंग जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दुनिया में मतलब कि हर तरफ ही इंटरनेट चल रहा है, तो जो सिक्योरिटी मार्केट है उसने भी कुछ अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करी. एक तरीके से ई ब्रोकिंग है ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ब्रोकिंग कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ब्रोकिंग आया है ऑर्डर रूटिंग सिस्टम से. इसको पढ़ लेते हैं क्या है. सेबी कमेटी अप्रूव द यूज ऑफ इंटरनेट एज एन ऑर्डर रूटिंग सिस्टम ORS फॉर कम्युनिकेटिंग क्लाइंट्स ऑर्डर टू द एक्सचेंज थ्रू ब्रोकर्स. मतलब जो ORS जो सिस्टम जो बनाया है सेबी ने इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट का यूज़ करके हम कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि हम क्लाइंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ टू द एक्सचेंज थ्रू ब्रोकर. मतलब ब्रोकर के द्वारा जो क्लाइंट है उसको हम बात कर सकते हैं, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. ORS enables investors to place orders with his broker and have control over the information and quotes and to hit the quote on an online basis. क्या है कि ये जो ORS जो फैसिलिटी है ये ब्रोकर को, ये इन्वेस्टर को एक फैसिलिटी देती है, इन्वेस्टर को बेसिकली, कि वो अपने ब्रोकर के साथ काम कर सकता है और वो जो इन्फॉर्मेशन आ जा रही है उस पर पूरा कंट्रोल रख सकता है. ठीक है, तो इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है. ठीक है, और NSE, इसको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि NSE वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू लॉन्च इंटरनेट ट्रेडिंग इन अर्ली February 2000. ठीक है, और इट प्रोवाइड्स वेब बेस्ड एक्सेस टू इन्वेस्टर्स टू ट्रेड डायरेक्टली ऑन द एक्सचेंज. ये जब हमने चैप्टर 1 जब हमने पढ़ा था, जब हम रिफॉर्म पढ़ रहे थे, उसमें भी आपने ये पढ़ लिया होगा. और हम नई बात देखी कि NSE दुनिया का पहला मतलब कि इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने इंटरनेट ट्रेडिंग को की जो फैसिलिटी है उसको अवेल करने के लिए छोड़ा, इंट्रोड्यूस किया मार्केट में February 2000 से. ठीक है, कोलोकेशन पे आ जाते हैं. अब कोलोकेशन क्या है? जैसे कि हम आजकल कहते हैं को एजुकेशन मतलब कि सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे, उसी तरीके से कोलोकेशन. द टर्म कोलोकेशन प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग सर्विसेज, प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीक को कहते हैं, मीन स्पेस, पावर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड अदर एंसिलरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल टू मार्केट पार्टिसिपेंट फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग देम टू पोजिशन देयर कंप्यूटर सिस्टम सर्वर्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन फैसिलिटी एट द एक्सचेंज. देखिए, जो कोलोकेशन है बेसिकली ये है कि जो ब्रोकर है, जो इन्वेस्टर है या फिर जो पार्टिसिपेंट हैं जो मार्केट में, उनको एक फैसिलिटी दी जा रही है कि तुम एक्सचेंज से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ, स्पेस मिले एक्सचेंज के द्वारा, तुम्हें पावर मिले, टेलीकम्युनिकेशन के सारे अच्छी तरीके से तुम्हें सारी सुविधाएं मिले एक्सचेंज के द्वारा, जिसको तुम अवेल करके बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सको. ठीक है, इसको बोलते हैं कोलोकेशन. तो
इसको भी आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एनएससी स्टार्टेड कोलोकेशन फैसिलिटी इन जनवरी 2010, मतलब कि एनएससी ने कोलोकेशन की जो फैसिलिटी है वो कब शुरू करी, 2010 में, 2010 में एनएससी ने इस फैसिलिटी को शुरू किया। अब आ जाते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है, सेबी हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड। ये देखिए, ये पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये जो वायरलेस एप्लीकेशन है, मतलब जिसमें वायर नहीं होता, जैसे कि फ़ोन है, लैपटॉप है, टैब है ना, तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसके लिए ये बनाया गया है। सेबी ने एक फैसिलिटी दी है कि वायरलेस एप्लीकेशन, मतलब वायरलेस किसी भी चीज़ से, जैसे मोबाइल लैपटॉप से भी आप ट्रेडिंग कर सकें, इसलिए इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है मार्केट में। SEBI has also approved trading through wireless medium on web platform. NSE-IT launched the wireless application protocol in November 2000. This provides access to its order book through the handheld devices. Handheld devices मतलब जैसे मैंने फ़ोन को हाथ में पकड़ सकते हैं, टैब को हाथ में पकड़ सकते हैं ना, उस तरीके से, which use web technology, जो कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और एक्सचेंज कहीं भी हो, irrespective of the geographical location, कहीं से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। This serves primarily retail investors who are mobile and want to trade from any place when the market prices for stocks at their choice are attractive। मतलब कि ऐसे इन्वेस्टर जो मोबाइल हैं, मतलब कि जो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ऐसे जाते रहते हैं और वो खुद से ट्रेड कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि वो अपने फ़ोन या लैपटॉप जैसी चीज़ों से भी घर बैठकर ट्रेड कर सकते हैं। ओनली सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स हु हैव बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सर्विसेज कैन इंट्रोड्यूस द सर्विस आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द एक्सचेंज। मतलब कि जो सेबी ने जिन मेंबर्स को रजिस्टर कर रखा है और उनको ये परमिशन दे रखी है कि आप अपने क्लाइंट्स को इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सर्विसेज को की फैसिलिटी दे सकते हैं, सिर्फ वही मेंबर्स अपने क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने एक्सचेंज से ये परमिशन नहीं ली है इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्रोवाइड कराने की अपने क्लाइंट्स को, तो वो ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं करा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।